हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय अर्थशास्त्र, उसमें आज हम चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग और मौद्रिक नीति, उसमें आज हमारा जो पढ़ने का टॉपिक है वह है मौद्रिक नीति। तो बच्चों, आज हम मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मौद्रिक नीति किसे कहते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले मौद्रिक नीति का अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। तो अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार मौद्रिक नीति अर्थात अर्थतंत्र में मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति का संचालन और नियंत्रित करने से संबंधित नीति। दोबारा रिपीट करते हैं। अर्थतंत्र में मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति का संचालन एवं नियंत्रण करने से संबंधित नीति, उसे कहेंगे हम मौद्रिक नीति। मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति में अगर असंतुलन हो तो अर्थतंत्र में मुद्रास्फीति या तो मंदी का निर्माण होता है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा का जो मूल्य होता है उस मूल्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और अर्थतंत्र में अस्थिरता का निर्माण होता है। इसीलिए मुद्रा की मांग और पूर्ति का संचालन करना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए मौद्रिक नीति को स्थिरता लाने की नीति भी कहा जाता है। तो परीक्षा में कई कबार 2 नंबर में सेंटेंस पूछा जाता है, मौद्रिक नीति को स्थिरता लाने की नीति कहते हैं, समझाइए। तो हम उसमें ये आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम उसकी परिभाषा लिखेंगे। अर्थतंत्र में मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति का संचालन एवं नियंत्रित करने से संबंधित नीति। मुद्रा की मांग और पूर्ति में अगर असंतुलन हो तो अर्थतंत्र में मुद्रास्फीति का निर्माण होता है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा के मूल्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और अर्थतंत्र में अस्थिरता का निर्माण होता है। तो ये सब ना हो, मुद्रास्फीति का निर्माण ना हो, देश का जो अर्थतंत्र है उसमें अस्थिरता का निर्माण ना हो, इसीलिए हमें मुद्रा की मांग और पूर्ति का संचालन करना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए मौद्रिक नीति को स्थिरता लाने की नीति कहा जाता है। भारत में शुरुआत के वर्षों में मौद्रिक नीति का उद्देश्य मुद्रा का प्रमाण, मुद्रा का मूल्य और उसके स्वरूप को नियंत्रित करने का था। वर्तमान समय में मौद्रिक नीति का उपयोग साख सृजन पर नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। अब हम उसकी कुछ परिभाषाएं हैं, हम उसकी परिभाषा पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी जो परिभाषाएं दी गई है वो परिभाषा जानने का प्रयत्न करते हैं। तो सैद्धांतिक परिभाषा के अनुसार सबसे पहली परिभाषा देखेंगे। मौद्रिक सत्ता के द्वारा लिए गए ऐसे सचोट कदम जो मुद्रा के भंडार, उपलब्धि और मुद्रा के खर्च में परिवर्तन लाए। रिपीट करते हैं। मौद्रिक सत्ता के द्वारा लिए गए ऐसे सचोट कदम जो मुद्रा के भंडार, उपलब्धि और मुद्रा के खर्च में परिवर्तन लाए। दूसरी परिभाषा भी देखते हैं। सामान्य आर्थिक नीति का उद्देश्य सिद्ध करने के लिए सर्वोच्च बैंक के हस्तक मुद्रा की आपूर्ति को अंकुशित करने वाले साधनों को सुपर्द करने वाली नीति अर्थात मौद्रिक नीति। दूसरी जो परिभाषा है उस परिभाषा को हम फिर से रिपीट करने का काम करते हैं। सामान्य आर्थिक नीति का उद्देश्य सिद्ध करने के लिए सर्वोच्च बैंक के हस्तक मुद्रा की आपूर्ति को
नियंत्रित करने वाले साधनों की सुपर्द करने वाली नीति को मौद्रिक नीति कहा जाता है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर प्रजा के हितों की देखरेख करते हुए आर्थिक स्थिरता के लिए सर्वोच्च बैंक के द्वारा मुद्रा की आपूर्ति अंकुशित करने वाली नीति अर्थात मौद्रिक नीति। इसी डेफिनेशन को फिर से थोड़ा देखने का प्रयत्न करते हैं। देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर प्रजा के हितों की देखरेख करते हुए आर्थिक स्थिरता के लिए सर्वोच्च बैंक के द्वारा मुद्रा की आपूर्ति अंकुशित करने से संबंधित नीति अर्थात मौद्रिक नीति। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे मौद्रिक नीति की बात की। अब हम मौद्रिक नीति के साधनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मौद्रिक नीति के साधनों की बात करें तो मौद्रिक नीति के आई थिंक 2 साधन देखने को मिलते हैं, परिमाणात्मक साधन और गुणात्मक साधन। हम सबसे पहले मौद्रिक नीति के परिमाणात्मक साधनों के बारे में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले परिमाणात्मक साधन किसे कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो परिमाणात्मक साधन की परिभाषा देखेंगे। परिमाणात्मक साधन अर्थात समस्त अर्थतंत्र को एक समान प्रभावित करने वाले साधन। इन साधनों को सामान्य साधन भी कहा जाता है। तो ये जो परिमाणात्मक साधन है, यह साधन देश के अर्थतंत्र को एक समान प्रभावित करते हैं। देश के अर्थतंत्र पर इसका प्रभाव एक समान रूप से पड़ता हुआ देखने को मिलता है। इसीलिए हम परिमाणात्मक साधनों को सामान्य साधन भी कहते हैं। परिमाणात्मक साधन के अंदर हम सबसे पहले हम बैंक दर के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले बैंक दर की हम बात करें तो जब व्यापारिक बैंकें मुद्रा की कमी महसूस करती है तो वे व्यापारिक बैंकें आरबीआई से मुद्रा उधार लेती है। आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण जिस ब्याज के दर पर देती है उस ब्याज दर को बैंक दर कहा जाता है। तो ये परिभाषा हो गई। आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण जिस ब्याज के दर पर देता है उस ब्याज के दर को बैंक दर कहा जाता है। बात तो सही है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यापारिक बैंकों को मुद्रा की कमी महसूस होती है, तो ऐसी परिस्थिति में जो भी व्यापारिक बैंकें होती है वो व्यापारिक बैंकें आरबीआई के पास से मुद्रा उधार लेने का काम करती है। तो आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन समय के लिए ऋण जिस ब्याज दर पर प्रदान करने का काम करती है उस ब्याज दर को बैंक दर कहा जाता है। जब आरबीआई के द्वारा बैंक दर बढ़ाया जाता है तो व्यापारिक बैंकों को ऋण लेना बहुत ही महंगा पड़ता है। तो कहने का मतलब कि आरबीआई के द्वारा बैंक रेट अगर बढ़ा दिया जाए तो व्यापारिक बैंकों को ऋण लेना बहुत ही महंगा पड़ सकता है और जो प्रजा होती है उन प्रजा को भी ऊंचे ब्याज दर पर ऋण प्रदान होता है। तो ब्याज का दर बढ़ने से प्रजा लोन कम लेती है। ये भी सही है। अगर आरबीआई के द्वारा बैंक दर बढ़ाया जाता है तो जो भी कमर्शियल बैंकें होती है उसे भी ऋण लेना महंगा पड़ता है। साथ में जो सामान्य जनता होती है उसे भी ऋण लेना बहुत ही महंगा पड़ता है, क्योंकि ब्याज का दर बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही ऊंचा होता है। ब्याज का दर बढ़ने की वजह से प्रजा बहुत ही लोन कम लेती है और इस प्रकार से मुद्रा की आपूर्ति घटती जाती है। जब अर्थतंत्र में मुद्रास्फीति हो तो आरबीआई बैंक दर बढ़ाकर मुद्रा की पूर्ति घटा देती है। जैसे मुद्रास्फीति कम होती है तो यहाँ पे अपने को बताया गया है कि अगर अर्थतंत्र के अंदर मुद्रास्फीति का निर्माण हो या देश में मुद्रास्फीति की परिस्थिति का निर्माण हुआ हो तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आरबीआई बैंक दर को बढ़ा देती है। बैंक दर बढ़ाकर मुद्रा की पूर्ति घटा देती है।
जिसकी वजह से मुद्रास्फीति का नियंत्रित हो जाती है। और अगर उससे विपरीत हालात हो, मंदी के हालात हो, तो हमें उसका उल्टा करना पड़ता है। जब मुद्रा की मांग की तुलना में उसकी पूर्ति अधिक हो तब मुद्रास्फीति का निर्माण होता है, और उसका अगर विपरीत हो तो मंदी का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, हमें ये भी याद रखना है कि मुद्रा की जो मांग है उस मांग की तुलना में मुद्रा की पूर्ति अधिक होती है तो मुद्रास्फीति का निर्माण होता है, और अगर उससे विपरीत हो तो मंदी का निर्माण हमें देखने को मिलता है। बैंक दर खूब नीचा रखने की नीति को सस्ती मौद्रिक नीति कहा जाता है। तो परीक्षा में कई बार ये भी पूछा जाता है, सस्ती मौद्रिक नीति अर्थात क्या? तो याद रखेंगे, बैंक दर खूब नीचा रखने की नीति को सस्ती मौद्रिक नीति कहते हैं, जबकि बैंक दर खूब ऊंचा रखने की नीति को महंगी मौद्रिक नीति कहते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर बैंक दर नीचा हो तो सस्ती मौद्रिक नीति, और बैंक दर ऊंचा हो तो महंगी मौद्रिक नीति। इसके बाद हमारे सामने यहाँ पे तालिका दी गई है जिसके अंदर बैंक दर दर्शाया गया है। 1953 के अंदर जो बैंक दर था वो 3.5% था। 1981 के अंदर बैंक दर 10% जितना, 1991 में बैंक दर 12% जितना था, और 2016 में बैंक दर 7% जितना था। तो पिछले कई वर्षों से आरबीआई मुद्रा की आपूर्ति बैंक दर के द्वारा नियंत्रित करने के बदले रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का उपयोग करती है। तो ये भी है कि आरबीआई पिछले कुछ सालों से मुद्रा की जो आपूर्ति है वो मुद्रा की आपूर्ति नियंत्रित करने के लिए वो आई थिंक बैंक दर के बदले रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का सहारा लेती है। बैंक दर यह एक दीर्घकालीन रेट माना जाता है और यह अल्पकाल में बदलता रहता है, यानी कि अल्प समय में भी उसमें परिवर्तन नहीं आते होते। तो ये कहने का मतलब कि बैंक दर ये दीर्घकालीन रेट है, अल्पकाल में भी कभी भी वो बदलता नहीं है। जबकि जो रेपो रेट है और जो रिवर्स रेपो रेट है वो अल्प समय में भी बदल सकते हैं, यानी कहने का मतलब कि अल्प समय में भी उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम दूसरे मुद्दे के बारे में पढ़ने वाले हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो हम सबसे पहले बात करें कि जब व्यापारिक बैंकों को अति अल्पकालीन मुद्रा की आवश्यकता होती है, 1 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो व्यापारिक बैंकों को अति अल्पकालीन समय के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है, तब वह आरबीआई के पास से मुद्रा लेती है। और जिस दर से आरबीआई व्यापारिक बैंकों को मुद्रा प्रदान करती है उसे रेपो रेट कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि व्यापारिक बैंकों को अति अल्पकालीन समय के लिए जब भी मुद्रा की आवश्यकता होती है तब वे आरबीआई के पास से मुद्रा लेती है, और जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को मुद्रा प्रदान करती है उसे रेपो रेट कहा जाता है। अब हम बात करें आगे थोड़ा, तो रेपो रेट में रेपो अर्थात रीपर्चेस रेट होता है। अल्पकाल में इस प्रकार का ऋण लेने के लिए व्यापारिक बैंकें आरबीआई को निश्चित पट्टे की दर पर वापस लेने की शर्त पर अपने पास पड़ी हुई जामीनदारी बेचती है। इस बट्टे के दर को रेपो रेट कहा जाता है। मुद्रास्फीति के समय आरबीआई के द्वारा रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है। तो ये भी हमें याद रखना है कि जब भी मुद्रास्फीति का समय होता है तो मुद्रास्फीति के समय में आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे व्यापारिक बैंकें बहुत ही कम ऋण लेती है और प्रजा को ऊंचे दर पर ऋण प्रदान करना पड़ता है। इसी प्रकार प्रजा भी बहुत ही कम ऋण लेती है और मुद्रा की पूर्ति भी घटती है और मुद्रास्फीति भी घटती है। मंदी के समय में आरबीआई रेपो रेट नीचा कर देती है। जब आरबीआई को
अल्पकालीन समय के लिए ऋण चाहिए तब वे व्यापारिक बैंकों से ऋण लेता है, जिसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो हमें ये भी याद रखना है रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं। जब आरबीआई को अल्पकाल के लिए ऋण चाहिए तब व्यापारिक बैंकों के पास से ऋण लिया जाता है, जिसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। जब रिवर्स रेपो रेट अधिक हो तो व्यापारिक बैंकें आरबीआई को लोन देने के लिए अधिक आकर्षित होती है और यह अतिरिक्त मुद्रा आरबीआई को ऋण के रूप में देती है। इस परिस्थिति में सामान्य प्रजा को कम ऋण मिलता है और उसकी वजह से बाजार में मुद्रा की पूर्ति घटती जाती है। रिवर्स रेपो रेट नीचा हो तो उससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ती जाती है। अब हम यहाँ एक तालिका देखेंगे जो आरबीआई के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। जनवरी 2006 में रेपो रेट 6.50% था और रिवर्स रेपो रेट 5.50% था। मार्च 2010 में रेपो रेट 5% था, जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.5% था। अगस्त 2016 में रेपो रेट 6.5% था, जबकि रिवर्स रेपो रेट 6% था। अब हमने परिमाणात्मक साधनों में बैंक दर की चर्चा की, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की चर्चा की। अब हम तीसरे मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं, संकट के समय में स्थिरता लाने की व्यवस्था। तो संकट के समय में स्थिरता लाने की व्यवस्था यह एक विशिष्ट व्यवस्था है जहाँ पर सतत संकटकालीन संयोगों में और मुद्रा के संकट के समय व्यापारिक बैंकें आरबीआई के पास से सरकारी जामीनगिरी को गिरवी रखकर निर्धारित दर से ऋण लेती है और यह दर रेपो रेट की तुलना में अधिक होता है, जिसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। रिपीट करते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अर्थात एक ऐसी विशिष्ट व्यवस्था जहाँ पे सतत संकटकालीन संयोग में और मुद्रा की कमी के समय में व्यापारिक बैंकें आरबीआई के पास से जो भी सरकारी जामीनगिरियाँ होती है उन सरकारी जामीनगिरियों को गिरवी रखकर निर्धारित दर से ऋण प्राप्त करती है और ये जो दर होता है वो रेपो रेट की तुलना में अधिक होता है। 2016 में ये जो प्रतिशत था यह प्रतिशत 60% जितना था, तो इसे हम कहेंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। कहीं पर एक नंबर में भी पूछा जाता है संकट के समय में स्थिरता लाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो संकट के समय में स्थिरता लाने की व्यवस्था को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है। अब हम चौथे मुद्दे के बारे में पढ़ने वाले हैं, नकद रक्षित कोष के अनुपात में परिवर्तन, कैश रिजर्व रेशियो के बारे में हम देखेंगे। आरबीआई की 1934 की धारा के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी जमा राशि का कुछ प्रतिशत रकम आरबीआई के पास नकद रक्षित कोष के रूप में रखना पड़ता है। शुरुआत के वर्षों में यह प्रमाण चालू खाते की जमा राशि का 5% था और दीर्घकालीन जमा राशि का 2% जितना निश्चित किया गया था। 1962 के बाद कुल जमा राशि का 30% से 15% के बीच इसे निश्चित किया गया है। आरबीआई आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है, तो इसे कहेंगे नकद रक्षित कोष के अनुपात में परिवर्तन। रिपीट करते हैं, आरबीआई की 1934 की धारा के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी जमा राशि का कुछ प्रतिशत रकम आरबीआई के पास नकद रक्षित कोष के रूप में रखना होता है। शुरुआत के वर्षों में यह प्रमाण चालू खाते की जमा राशि का 5% था और दीर्घकालीन जमा राशि का 2% जितना निश्चित किया गया था। 1962 के बाद उसमें परिवर्तन किए गए, कुल जमा राशि का 3% से 15% बीच रखना निश्चित किया गया था। आरबीआई समय के हिसाब से उसमें परिवर्तन करता है।
CRR का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था के पास पर्याप्त मात्रा में नकद मुद्रा रहे यह है, जिससे किसी भी संयोग में सभी ग्राहक अपनी जमा राशि वापस ले तो उनको देने के लिए बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में मुद्रा हो। बात तो सही है। ये जो नकद रक्षित कोष के अनुपात में जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन की जो व्यवस्था है उसका एक ही उद्देश्य है कि बैंकिंग व्यवस्था के पास पर्याप्त मात्रा में नकद मुद्रा रहनी चाहिए, ताकि ऐसी हालात और परिस्थिति उत्पन्न हो और ग्राहक अपनी जमा राशि वापस लेने का प्रयत्न करे तो ऐसी परिस्थिति के अंदर बैंक उसके ग्राहकों को उसकी जो भी जमा राशि है वो जमा राशि वापस लौटा सके। और ये तभी हो सकता है कि बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में मुद्रा हो। वैसे देखा जाए तो ये जो साधन है वे साधन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भी उपयोगी होता है। अगर CRR बढ़ता है तो बैंकों के पास साख सृजन करने के लिए मुद्रा बहुत ही कम रहती है और प्रजा को भी कम ऋण दिया जाता है। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की स्फीति नीचे रहती है। मंदी के समय में CRR कम कर दिया जाता है। तो ये भी है कि हम मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने के लिए भी नकद रक्षित कोष के अनुपात में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर समझिए कि नकद रक्षित कोष का जो प्रमाण है अगर वो बढ़ता है तो बैंकों के पास साख सृजन करने के लिए कम मुद्रा रहती है और प्रजा को भी कम ऋण मिलता है और इसी परिस्थिति में हम मुद्रास्फीति का प्रमाण कम कर सकते हैं। अब हम आगे का जो मुद्दा है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वैधानिक तरलता का प्रमाण। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक बैंक को CRR के अतिरिक्त अपनी कुल जमा राशि का 25% जितना मूल्य का नकद, सोना, सरकारी सिक्योरिटी इत्यादि के स्वरूप में रखना पड़ता है, जिसे वैधानिक तरलता का प्रमाण कहा जाता है। तो परीक्षा में कई बार वैधानिक तरलता का प्रमाण किसे कहते हैं वो पूछा जाता है, तो हमें वो भी लिखना है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत प्रत्येक व्यापारिक बैंक को CRR के अतिरिक्त अपनी कुल जमा राशि का 25% जितने मूल्य का नकद, सोना और सरकारी सिक्योरिटी के स्वरूप में रखना आवश्यक है, जिसे वैधानिक तरलता का प्रमाण कहा जाता है। अगर समझिए कि SLR ऊंचा हो तो बैंकों की जमा राशि का अधिकांश प्रमाण सरकारी प्रतिभूति में निवेश होता है, जो राज्य के खर्च को पूरा करने में उपयोग में लिया जाता है। जितना प्रमाण नकद और सोने में रहता है उतना ही SLR ऊंचा रहता है, तो प्रजा को उतने प्रमाण में ही बहुत ही कम ऋण प्राप्त होता है। और अगर SLR नीचा रहता है तो प्रजा को अधिक प्रमाण में ऋण प्रदान किया जाता है। इसके बाद हम परिमाणात्मक साधन के तौर पर हम छठा जो साधन है उसकी चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है खुले बाजार की क्रियाएं। तो हम सबसे पहले उसके बारे में देखेंगे। अर्थतंत्र में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए RBI के द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूति का क्रय और विक्रय किया जाता है। तो ये भी हमें याद रखना है कि अर्थतंत्र के अंदर मुद्रा की पूर्ति को या तो बढ़ाने के लिए या तो घटाने के लिए RBI के द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूति का क्रय भी किया जाता है और विक्रय भी किया जाता है, जैसे खुले बाजार की क्रियाएं कहा जाता है। जब RBI सरकार के पास से प्रतिभूति का क्रय करती है तब अर्थतंत्र में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और जब खुले बाजार में उसे बेचती है तब मुद्रा की पूर्ति घटती है। इस प्रकार का कार्य मुद्रास्फीति या मंदी को नियंत्रण में लाने के लिए कहा जाता है। भारत में 1991 से पूर्व इन साधनों का विशेष उपयोग किया जाता नहीं था। अब हम परिमाणात्मक साधन का अंतिम साधन देखने वाले हैं, जिसे स्टेरिलाइजेशन की नीति के तौर पे उपयोग में लिया जाता है। RBI के हिसाब में मुद्रा की वृद्धि
एवं कमी के प्रमाण को अस्थिरता से मुक्त करने की नीति, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। जैसे हम स्टेरिलाइजेशन की नीति भी कहेंगे। जब देश में अधिक प्रमाण में विदेशी मुद्रा आए या देश के बाहर जाए, तब आरबीआई मुद्रा भंडार के खाते में वृद्धि और कमी होने से उसका हिसाब किताब असंतुलित हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई मुद्रा की शेष या घाटे के प्रमाण जितनी सरकारी प्रतिभूति को खुले बाजार में क्रय या विक्रय करके अपने हिसाब को संतुलित बनाने का प्रयत्न करती है, जिसे कहेंगे स्टेरिलाइजेशन की नीति। रिपीट करते हैं। जब देश में अधिक प्रमाण में विदेशी मुद्रा आए या देश के बाहर जाए, तो आरबीआई के मुद्रा भंडार के खाते में कमी वृद्धि होने से उसका हिसाब किताब असंतुलित हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में नियंत्रण करने के लिए आरबीआई मुद्रा की शेष या घाटे के प्रमाण की जितनी सरकारी प्रतिभूति को खुले बाजार में क्रय या विक्रय करके अपने हिसाब में संतुलन बनाए रखने का काम करती है, जैसे स्टेरिलाइजेशन की नीति कहा जाता है। अब दोस्तों, हम मौद्रिक नीति के गुणात्मक साधनों के बारे में देखने वाले हैं। तो मौद्रिक नीति के गुणात्मक साधन किसे कहेंगे, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो मौद्रिक नीति के गुणात्मक साधन अर्थात आवश्यक क्षेत्रों के लिए तर्कपूर्वक उपयोग किए गए साधन। ये साधन सभी क्षेत्रों में एक समान असर पहुंचाते नहीं है। सामान्य साधनों से अलग और अतिरिक्त आरबीआई कुछ निश्चित क्षेत्रों के विकास के लिए अलग अलग क्षेत्रों को निर्धारित असर पहुंचाने के लिए गुणात्मक साधनों का उपयोग किया जाता है। तो हमें याद रखना है कि मौद्रिक नीति के जो गुणात्मक साधन हैं, वो गुणात्मक साधन अलग अलग निश्चित क्षेत्रों को ही असर पहुंचाने का काम करते हैं। यह साधन सभी क्षेत्रों में कभी भी एक समान प्रभाव पहुंचाते नहीं है। अब हम गुणात्मक साधनों के अंदर सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में देखेंगे। सामान्य प्रजा को जब व्यापारिक बैंक के ऋण देती है, तब वह ऋण वापस आए उसकी सावधानी बैंक को रखनी पड़ती है। इससे बैंक लोन लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति से उनकी कोई संपत्ति जैसे कि जेवर, जमा राशि, कार, घर, जमीन इत्यादि सुरक्षा या गारंटी के रूप में लिखवा लेती है। अगर कोई ग्राहक बैंकों की शर्तों के अनुसार ऋण की रकम वापस न चुकाए, तो बैंक सुरक्षा के रूप में उन साधनों को जब्त भी कर सकती है। बात तो सही है। आज समझिए कि कोई भी बैंक, व्यापारिक बैंक आपको ऋण देती है, तो उसे वे ऋण वापस आए उसकी भी सावधानी रखनी पड़ती है। और इसीलिए बैंक लोन लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति से उसकी जो संपत्ति होती है, वो संपत्ति को सुरक्षा के रूप में, गारंटी के रूप में या सिक्योरिटी के रूप में लिखवा लेती है। अगर कोई ग्राहक बैंकों की शर्तों के अनुसार ऋण वापस नहीं चुकाता, तो बैंक सुरक्षा के रूप में उसके जो साधन होते हैं, संपत्ति होते हैं, उसे जब्त करके अपना ऋण वसूल कर सकती है। लेकिन देश के प्रत्येक वर्ग को बैंक का ऋण प्राप्त हो और कृषि जैसे क्षेत्र का एक समान विकास हो, उसके लिए अलग अलग वर्ग के पास से कम प्रमाण में सुरक्षा या गारंटी लिखने की पद्धति अपनाने को आरबीआई व्यापारिक बैंकों को आदेश देती है। तो आरबीआई व्यापारिक बैंकों को आदेश दे सकती है कि जो अलग अलग वर्ग है, उन अलग अलग वर्ग के पास से कम प्रमाण में सुरक्षा या गारंटी लिखवाई जाए, क्योंकि देश के प्रत्येक वर्ग के लोगों को ऋण की ज़रूरत होती है। खास करके कृषि क्षेत्र का एक समान विकास हो, उसके लिए भी उनको ऋण मिलना चाहिए। तो इसके लिए आरबीआई सभी व्यापारिक बैंकों को अलग अलग प्रमाण में सुरक्षा या गारंटी लिखवाने का आदेश दे सकती है। जैसे कि गरीब किसान है, तो गरीब किसान के पास से नहीवत
गारंटी और बड़े धंधे वाले बिजनेसमैन व्यक्ति है तो उसके पास से बड़े प्रमाण में सुरक्षा के तौर पे गारंटी लिखवाई जा सकती है। अब हम मार्जिन की आवश्यकता के बारे में देखेंगे। सुरक्षा गारंटी के लिए बताई गई संपत्ति का कुछ निश्चित प्रतिशत या तो मांगी गई लोन का एक निश्चित प्रतिशत जितनी रकम का ऋण इकाई या व्यक्ति को प्राप्त होता है तो इस प्रतिशत को ऋण का मार्जिन कहा जाता है। आरबीआई अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग मार्जिन रखने की सिफारिश कहती है। तो मार्जिन किसे कहते हैं वो कहीं कभार परिभाषा के तौर पे पूछा जाता। देखते हैं। गारंटी या सुरक्षा के लिए बताई गई संपत्ति का कुछ निश्चित प्रतिशत या तो फिर मांगी गई लोन का एक निश्चित प्रतिशत जितनी रकम का ऋण इकाई या व्यक्ति को प्राप्त होता है तो इस प्रतिशत को ऋण का मार्जिन कहा जाता है। आरबीआई अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग मार्जिन रखने की सिफारिश करता है। इसके बाद है तीसरा गुणात्मक साधन जिसका नाम है ऋणों की अधिकतम सीमा। किसी भी व्यक्ति को या इकाई को अधिक से अधिक कितना ऋण देना है यह आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी इकाई हो उसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऋण दिया जा सकता है, उसकी ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है, यह आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और आखिर में मौद्रिक नीति का जो गुणात्मक साधन है उसमें अंतिम साधन भेदभाव युक्त ब्याज दर या भेद पारखी ब्याज का दर। अलग अलग प्रकार के ऋण के लिए अलग अलग ब्याज दर रखने की पद्धति आरबीआई सूचित करती है जिसे भेदभाव युक्त ब्याज दर की नीति कहते। रिपीट करते हैं। अलग अलग प्रकार के ऋण के लिए अलग अलग ब्याज के दर रखने की पद्धति आरबीआई सूचित करती है जिसे भेदभाव युक्त ब्याज दर की नीति कहते हैं। इसी चीज़ को हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे एक गरीब किसान है तो गरीब किसान को कृषि की प्रवृत्ति के लिए बहुत ही नीचे ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई धनवान व्यक्ति है उस धनवान व्यक्ति को घर या कार खरीदने के लिए ऋण चाहिए तो बहुत ही ऊंचे दर पर ऋण प्राप्त किया जाता है। तो इसे भेद पारखी ब्याज दर भी हम कह सकेंगे। दोस्तों, हमने आज के वीडियो में मौद्रिक नीति किसे कहते हैं और मौद्रिक नीति को स्थिरता लाने की नीति क्यों कहा जाता है उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके अलावा मौद्रिक नीति के साधन कितने हैं तो हम सबको पता है। मौद्रिक नीति के दो साधन हैं, परिमाणात्मक साधन और गुणात्मक साधन। तो हमने परिमाणात्मक साधनों की भी चर्चा की और गुणात्मक साधनों की भी चर्चा की। इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है बैंकिंग और मौद्रिक नीति वह यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सलाह हो, कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयत्न कीजिए। हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है उसका उद्देश्य केवल और केवल बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना है। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो आप इसीलिए हमारे इस प्रयत्न को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप शेयरिंग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल में उसे शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस शिक्षा से वंचित न रहे, उनको भी पढ़ने का मौका मिले। आगे की वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। अस्तु।